नमस्कार, वेलकम टू ETC ऑनलाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था। हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको समझा दिए थे, जो आपको ऑलरेडी आते थे। आज हम वो टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं है या फिर आपको उस पर डाउट है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा। हमने देखा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, जो कि था पर्सन। तो क्या था ये, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, इंक्लूड्स। मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लिंक आप चेक कर सकते हैं। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल, सेकेंड HUF, थर्ड कंपनी एंड फोर्थ इज फर्म। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था डिटेल में। आज हम इसके आगे से पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये बहुत नया टर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब हम देखने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये बिल्कुल नया टर्म है, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो अब देखते हैं ये है क्या। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम से पता चल रहा है कि पर्सन्स मिलेंगे और एक एसोसिएशन बनाएंगे। अब पर्सन क्या थे, हमने पहले देखा लास्ट वीडियो में, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और फर्म। यानी कि इस पर्सन के पार्ट है ये चारों, यानी ये चारों मिलकर एक एसोसिएशन बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, ओनली इंडिविजुअल वर्ड यूज हुआ है, यानी ओनली इंडिविजुअल मिलके एक एसोसिएशन बनाएंगे तो वो कहलाएगी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो सिंपल। यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कौन कौन शामिल हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और फर्म भी हो सकता है। यानी कि इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और फर्म मिलके अगर कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो वो कहलाएगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसका क्या मतलब है, इनकॉर्पोरेट किया हो या ना किया हो। अगर आप कोई एसोसिएशन बनाकर, पर्सन की एसोसिएशंस बनाकर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो टैक्स देने की लायबिलिटी है, तो आप किस में कंसीडर किए जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। वरना तो आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, ना ही मैं HUF हूँ, ना मैं कंपनी हूँ, ना मैं फर्म हूँ, मैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हूँ। तो मेरी टैक्स देने की लायबिलिटी कैसे, मैं तो कि कौन से हेड में टैक्स दूँ, क्योंकि सब में टैक्स रेट अलग है। इन दोनों में टैक्स रेट सेम चलेगी, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। अब मैं किस में अपना टैक्स पे करूँ। तो ये एक टर्म बनाई गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं किया, आपने HUF में रजिस्टर नहीं किया, ना ही आप इंडिविजुअल हो, लेकिन ये सारे लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं तो उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। प्रॉफिट अर्न किया है तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट BOI में लगता है। बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके, यानी आप और मैं मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब उसमें प्रॉफिट जनरेट हो गया तो हम ये कहेंगे कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, मेरे हिस्से का प्रॉफिट पे जो टैक्स होगा वो मैं पे कर दूंगी, आपके हिस्से का जो प्रॉफिट है उस पर आप टैक्स पे कर दोगे। तो लेकिन वो बिजनेस ने कहाँ पे किया, तो गवर्नमेंट ने ऐसे कहा कि हम एक टर्म बनाते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दो या दो से ज़्यादा लोग, इंडिविजुअल्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट माना जाएगा और एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज AOP, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, वर्ड यूज हुआ है पर्सन्स। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मतलब इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, कोई भी या सब मिलकर एक एसोसिएशन बना रहे हैं। यानी व्हेन 2 और मोर पर्सन्स जॉइन इन अ कॉमन पर्पस और एक्शन, यानी वर्ड यहाँ यूज हुआ है कॉमन, यानी इनका पर्पस और एक्शन कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फर्म और एक इंडिविजुअल मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल का पर्पस है रिलीजियस कामों में पैसा लगाना या रिलीजियस कामों में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन फर्म का पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। तो उनका पर्पस कॉमन नहीं हुआ ना, उनका पर्पस
दोनों का पर्पस या तो रिलीजियस हो या दोनों का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, तभी वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जितने भी पर्सन्स हैं जो कि एसोसिएशन करके एक बिजनेस कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या होना चाहिए, कॉमन, उनका एक्शन क्या होना चाहिए, कॉमन। ठीक है, यानी व्हेन 2 और मोर पर्सन्स जॉइन इन अ कॉमन पर्पस और एक्शन विदाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टनरशिप और कंपनी, यानी उन्होंने ना तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराया है ना ही कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इट मे बी इंडिविजुअल और अदर पर्सन्स, यानी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और रेस्ट ऑफ द 3 भी हो सकते हैं। दो और कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। थर्ड पॉइंट इज BOI, यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल्स ज्वाइन इन अ कॉमन पर्पस और एक्शन, सेम चीज़ है, कॉमन होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल्स 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर कोई कॉमन पर्पस या एक्शन के लिए बिजनेस कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया, AOP में क्या होता है, नॉन इंडिविजुअल्स, बट BOI में क्या होंगे, ओनली इंडिविजुअल्स। एंड AOP में कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडिविजुअल्स बट BOI कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। ठीक है, बहुत सिंपल है। यानी कि इसका मेन पर्पस यही है, अगर AOP ने प्रॉफिट अर्न किया है तो एज AOP टैक्स देना पड़ेगा, BOI ने प्रॉफिट अर्न किया है तो एज BOI टैक्स देना पड़ेगा। सो सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ लोकल अथॉरिटी। ठीक है, जितनी भी हमारी लोकल अथॉरिटी है, आप सबकी सिटीज़ में, स्टेट्स में लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, वो सब भी अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस पर टैक्स देना बनता है। जैसे आप और मैं टैक्स देते हैं तो वैसे ही लोकल अथॉरिटीज़ को भी टैक्स देना होगा। इसके एग्जाम्पल है म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटीज़ लीगली एंटाइटल्ड टू, ये लीगली एंटाइटल्ड होनी चाहिए, एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो सब भी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो टैक्स देना बनता है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस कौन चल रही है, BMC, जिन्होंने क्या, कंगना रनौत के अगेंस्ट में एक्शन लिया, उसके ऑफिस को तोड़फोड़ किया। तो वो कमिटी जो है, वो म्युनिसिपल कमिटी BMC, वो लोकल अथॉरिटी का पार्ट है, यानी BMC ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो एज लोकल अथॉरिटी टैक्स पे करेगी। और आप सभी की स्टेट में एक लोकल अथॉरिटी होगी और वो उसी के अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो जुडिशियल होना चाहिए, यानी कि लॉ के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, और आर्टिफिशियल भी है, जैसे कि गॉड। ये आप इसको यूनिवर्सिटी से समझ सकते हो कि यूनिवर्सिटी जो है एक जुडिशियल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल है। यूनिवर्सिटी का कोई रूप नहीं है, कोई इंसान नहीं है, सांस नहीं लेता, कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है जो कि जुडिशियल भी है। तो ऐसी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसे जितने भी जुडिशियल पर्सन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो आप कहेंगे AOP, BOI ये सब भी तो आर्टिफिशियल है, इनके लिए तो देखो अलग से कैटेगरी बना दी। लोकल अथॉरिटी भी आर्टिफिशियल और जुडिशियल है, लेकिन इसके लिए अलग से कैटेगरी बना दी। ऐसे AOP और BOI के लिए कंपनी, फर्म, HUF, इन सब के लिए एक अलग से कैटेगरी बना दिए। बट फिर भी हमने यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया था, इंक्लूड्स, यानी अगर फिर भी कोई टर्म रह जाती है, कोई कैटेगरी रह जाती है, कोई पर्सन रह जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इनमें से किसी में भी फॉल नहीं कर रहा, जो इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का। इसलिए यहाँ पे इंक्लूड्स वर्ड यूज़ कर दिया, ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो वो यहाँ कंसिडर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फर्स्ट इज नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी। ठीक है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, तभी तो आर्टिफिशियल है, तो नॉट अ जुडिशियल पर्सन बट अ सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट एंटिटी होना ज़रूरी है। इन द आइज ऑफ लॉ, आपके या मेरे सोचने से नहीं, लॉ की नज़र में वो एक सेपरेट एंटिटी होना ज़रूरी है। एंड कैन बी सूड थ्रू पर्सन मैनेजिंग दैम, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो हम उसे सू कैसे करेंगे, मैनेजिंग अथॉरिटीज़ जो है उनके थ्रू उन्हें सू किया जा सकता है। एग्जाम्पल गॉड, आइडल्स, डीटीज, यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आती है। यानी आप जो भी फीस पे कर रहे हैं, जो भी अमाउंट अपनी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, तो उसके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी बनती है एज पर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, बार काउंसिल्स, जितनी भी बार काउंसिल्स हैं हमारे देश में वो सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगी। अब आपने पॉइंट नोट किया होगा गॉड,
यानी आप कहेंगे गॉड से भी टैक्स लेती है हमारी गवर्नमेंट। जी हाँ, अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनेगा, हम लोग डोनेशन देंगे, कोई मन्नत मांगेगा वो चढ़ावा भी चढ़ाएगा, तो वो सारा पैसा हम क्यों दे रहे? रिलीजियस पर्पस के लिए। यानी कि मंदिरों में करोड़ों रुपया जनरेट हो जाता है। अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे, अगर टैक्स बनता है तो। जैसे सिद्धि विनायक मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है जिनमें काफ़ी अमाउंट ऑफ पैसा जनरेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने आस्था से वो पैसा लगाया है तो वो जो पैसा है वो आस्था के रूप में काम आना चाहिए, यानी रिलीजियस पर्पस में ही वो पैसा यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लोग उसे अपने पर्सनल यूज़ में काम ले रहे हैं, क्योंकि वो हमने बताया ना आर्टिफिशियल है, तो उसे ऑपरेट कौन कर रहा है? एक मैनेजिंग कमिटी। वो हमें क्या, हम जाके चेक थोड़ी करते हैं कि भाई गणेश जी का सिद्धि विनायक मंदिर है, गणेश जी की बैलेंस शीट दिखाओ, हम चेक नहीं करते ना। वो मैनेजिंग जो अथॉरिटी है वो अपने पर्सनल यूज़ में उसे काम ले सकती है। तो गवर्नमेंट ये चेक करती है कि जो भी पैसा हमने डोनेट किया है, अपनी आस्था का पैसा लगाया है, वो रिलीजियस काम में यूज़ होना चाहिए। जो काम हम नहीं कर सकते या जो हम करना नहीं चाहते हैं आस्था की वजह से, वो गवर्नमेंट चेक करती है। तो इसीलिए जितनी भी गॉड, आइडल्स और डीटीज़ हैं, इन सब के थ्रू जो भी पैसा जनरेट होता है उसका हिसाब गवर्नमेंट मांगती है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या डिस्प्यूट होता है तो उनकी मैनेजिंग कमेटी जो है, जो मैनेजिंग पर्सन है, उसको सू कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करनी है वो मैनेजिंग पर्सन के थ्रू की जाती है। अब राम मंदिर का एग्जांपल देख रहे थे हम कि राम मंदिर बन रहा है, हम उसमें पैसा डोनेट करेंगे, कल को मंदिर स्टार्ट होएगा, हम जाएंगे, माला चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और जाके डोनेशन भी देंगे। तो वो सब पैसा रिलीजियस काम में ही यूज़ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे पंडित जी अपना महल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा आस्था का विषय है, वो हमारा बहुत मान्यता है, हमारा बहुत विश्वास है राम मंदिर के ऊपर, तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो वो पैसा भी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। तो ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजिंग कमेटी की। और मैनेजिंग कमेटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो इसीलिए अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि आर्टिफिशियल है और जुडिशियल भी है, उनके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो, या अगर टैक्स नहीं भी बनता है तो भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें अपना अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और उसकी डिटेल गवर्नमेंट को देनी होंगी एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज थी जो हमने कल नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज हमने इसको अलग से इसीलिए बताया क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इसलिए अब ये AOP BOI हमें समझ में आ गया। ये क्या है? इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, अदर देन इंडिविजुअल भी, यानी इंडिविजुअल प्लस अदर पर्सन मिलके कोई काम कर रहा है, एसोसिएशन पर्सन। ओनली इंडिविजुअल है वो BOI कहलाते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जितनी भी है वो भी टैक्स देंगी, पैसा कमा रही है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी देंगे। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स में एक बहुत अच्छी बात है जो जिसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है वो समझते हैं एक बार। सबसे पहले एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI और लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन। ये हमने समझ लिया कि ये एक डीम्ड पर्सन है। whether or not such person or body or authority or judicial person is formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains। यानी कि वो प्रॉफिट के पर्पस से बनाई गई हो या नहीं बनाई गई हो, उनका पर्पस प्रॉफिट और गेन्स हो या ना हो, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो पर्सन की कैटेगरी में आएंगी। टैक्स बनेगा तो देंगी, टैक्स नहीं बनेगा तो नहीं देंगी, बट उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर होगा। ओके, तो ये था हमारा पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब जिसे अब एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स में आ जाता है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, हमें ये वर्ड इंक्लूड्स लिख के आना ही है। ये इंक्लूड वर्ड नहीं लिखा मार्क्स कटेंगे। 2 मार्क्स का है तो हो सकता है वो मार्क्स ही ना दे, तो इसलिए इंक्लूड वर्ड ज़रूर लिख के आना है। फिर कैसे लिखना है? द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, 2 मार्क्स में है तो एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, लीगल, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बस ये नाम लिख के आ जाने, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के नाम लिख के आ जाने, डिटेल में नहीं देना है। 4 मार्क्स का आ गया सपोज, तो हमें लिखना है एन इंडिविजुअल, इसके बारे में एग्जाम्पल दे देंगे। इसका एग्जाम्पल कंपनी का, फर्म का, AOP का, BOI, इन सब के बारे में हम एग्जाम्पल दे के आ जाएंगे या एक एक लाइन लिख के आ जाएंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। ये स्टार मार्क भी लगा के आ सकते हैं। अब आप कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, ऐसे लिखना है क्या? तो आप इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो देखो ये नाम ही है,
ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इन कैटेगरी का नाम है, ये हमें पता है। शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन, ये भी हमने पर्सन की इन्हें पर्सन माना जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है। देखने में टफ लगता है लेकिन जैसे जैसे हम इसे समझते हैं ना बहुत सिंपल है ये। वेदर और नॉट, सच पर्सन और सच पर्सन मतलब AOP और BOI, बॉडी मतलब लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये है, इज फॉर्म्ड और इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप इन सब की जगह पे एक इनकॉर्पोरेट वर्ड भी लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इनका ऑब्जेक्ट इनकम डिराइव करना है, प्रॉफिट और गेन्स डिराइव करना है। सब वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इनकम या फिर प्रॉफिट में से भी एक वर्ड लिख के आ जाएंगे तो भी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर इतना टेक्निकली याद नहीं होता है तो इसको समझ ले और एक सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख के आ जाए, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। बट ये पॉइंट्स में गलती नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग मिस्टेक्स होनी चाहिए, एज इट इज़ लिख के आना है। एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पूरा लिख के आना है। AOP या BOI लिखने से मार्क्स कट सकते हैं तो पूरा लिखना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ब्रैकेट में लिखेंगे AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ब्रैकेट में BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ अबाउट असेसी। बिल्कुल नया टर्म है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। अब देखते हैं असेसी होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। असेसी का मतलब है वो सभी पर्सन जो हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पढ़े हैं आज। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वाले जितने भी पर्सन हैं वो 7 कैटेगरीज, वो अगर कोई इनकम टैक्स पे करने के लिए लाइबल है या फिर उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, कोई इंटरेस्ट देने के लिए लाइबल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो वो सब क्या कहलाएंगे, असेसी कहलाएंगे। ठीक है, या तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई इनकम टैक्स पे करो या कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करो तो वो क्या कहलाएंगे, असेसी। सेकंड चीज़, अगर उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया, हम देखते हैं ना आज इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, आज सर्वे हो रहा है, तो ऐसे पर्सन जो कि लाइबल तो नहीं थे इनकम टैक्स पे करने के लिए या फिर उन्होंने इनकम टैक्स पे नहीं किया लेकिन उनके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो भी असेसी कहलाएंगे। यानी कि या तो टैक्सेस पे करने हैं या अदर सम पे करना है या फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो क्या कहलाएंगे, असेसी। इसके अंदर थर्ड टर्म क्या है कि अगर वो इंसान डिफ़ॉल्ट कर देता है किसी प्रोविज़न को अप्लाई करने में, जैसे कि रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी ITR 1, उन्होंने फाइल कर दी ITR 2, इनकम दिखानी थी हाउस प्रॉपर्टी में, उन्होंने दिखा दी बिजनेस में। इस तरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं तो हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाते हैं। यानी किसी भी प्रोविज़न में हमने कोई गलती कर दी, हमें ITR फाइल करनी थी, हमने फाइल नहीं करी, हम क्या हो गए, असेसी इन डिफ़ॉल्ट। यानी कोई भी असेसी इन डिफ़ॉल्ट है तो वो भी अब असेसी की कैटेगरी में वो फॉल करेगा। जैसे इनकम टैक्स फाइल करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने फाइल नहीं करी, यानी अभी तक तो वो इनकम टैक्स एक्ट के लिए असेसी नहीं था लेकिन उसकी लाइबिलिटी थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो अब से वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा और असेसी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो सब हो गई जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, कंपनी, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये जितने भी पर्सन्स हैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खुद की। लेकिन अब नेक्स्ट वाली जो पॉइंट है वो ये है कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकम टैक्स एक्ट की लाइबिलिटी को पूरा करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कोई थर्ड पर्सन उस लाइबिलिटी को पूरा करेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर एक पर्सन है जिसने जो इनकम जनरेट करता आ रहा है और हर साल इनकम टैक्स पे करता आ रहा है या फिर रिटर्न फाइल करता आ रहा है, तो अब वो एक दिन एक्सपायर हो गया, हो सकता है हम सब एक ना एक दिन मरेंगे, तो जब जिस साल वो मरा उस साल उसने कुछ इनकम जनरेट करी, तो क्या वो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा? उसने जितने पीरियड के लिए इनकम जनरेट करी है उतने पीरियड की इनकम टैक्स तो उसे पे करना ही पड़ेगा। अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो कौन पे करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हो सकता है उसकी वाइफ हो सकता है उसका बेटा हो, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, तो उसे हम कहते हैं डीम्ड असेसी। तो इस तरह का कोई भी पर्सन है, टैक्स दो, पेनल्टी दो, लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है खुद के लिए या किसी और के लिए, अभी हमने देख लिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस है, या फिर हमने कोई प्रोविजन में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो हम क्या कहलाएंगे? असेसी। अब हम इसे एक्ट की लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये क्या आता है? असेसी मीन्स अ पर्सन। पर्सन कौन सा था? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में जो पर्सन इंक्लूड है उनकी बात चल रही है। तो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स, या तो इनकम टैक्स पे करना और एनी अदर सम ऑफ मनी। एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या था? पेनल्टी।
या फिर इंटरेस्ट या कोई और अमाउंट, पेनल्टी, इंटरेस्ट या और कोई अमाउंट जो भी इनकम टैक्स के अंदर पेबल है, पेबल अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी सम ऑफ मनी अगर पेबल है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, असेसी। फर्स्ट पॉइंट ये था। अब हम देखते हैं इसमें और क्या क्या इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स, यहाँ पे वर्ड नोटिस करें, इंक्लूड्स वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, यानी कि ये या इसके जैसे और भी वर्ड, ये हम फर्स्ट अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इट इंक्लूड्स ए पॉइंट एवरी पर्सन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मतलब कोई लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में लिया जा चुका है, यानी एनी प्रोसीडिंग यानी कोई लीगल एक्शन लिया जा चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, ठीक है, उसकी इनकम के लिए उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले लिया। और लॉस सस्टेन बाय हिम, अब आप कहेंगे लॉस के लिए भी लीगल एक्शन होता है, हो सकता है। देखिए मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, खर्चे वर्चे सब घटाने के बाद मेरे 1 लाख रुपए आ रही है, लेकिन मैंने अपने झूठे एक्सपेंडिचर दिखा दिए। मैंने दिखा दिया कि भाई मेरे तो 1,10,000 तक के एक्सपेंडिचर है, यानी मैंने 10,000 जितना भी एक्स्ट्रा लॉस मैंने जनरेट किया है झूठे एक्सपेंडिचर दिखाकर, उन सब के लिए भी मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। हम अब तक ये समझते आए थे कि हमसे सिर्फ इनकम पूछी जाती है कि भाई आपके इनकम टैक्स की इनकम क्या क्या है वो बताइए, लेकिन हमसे लॉसेस भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो लॉसेस हुए इनके बिल दिखाओ, इनके जो कहाँ कहाँ हुए इनकी डिटेल्स दो। तो लॉसेस के लिए भी हमारे ऊपर प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, लीगल एक्शंस किए जा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो कोई भी प्रोसीडिंग की गई है वेदर अबाउट इनकम और अबाउट लॉस, वो सब क्या वो पर्सन क्या कहलाएगा अब एक्ट की लैंग्वेज में, असेसी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ द इनकम और लॉस, ये हमने समझ लिया। ऑफ एनी अदर पर्सन, ये भी हमने देखा था, एनी अदर पर्सन यानी किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी और के बिहाफ पर हम पे कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है, या तो हमारी खुद की इनकम हमारे खुद के लॉस के लिए, किसी और पर्सन के इनकम और लॉस के लिए हम पर कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है, तो भी हम असेसी कहलाएंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टैक्स पे करना, लेकिन किसी और की जिसकी मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ उसके बिहाफ पे अगर मुझ पर कोई लीगल प्रोसीडिंग की जाती है तो भी मैं असेसी कहलाऊंगी, ठीक है। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, यानी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है रिफंड के केस में। रिफंड बनता था, एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम कर लिया और रिसीव हो गया, मुझे बैंक अकाउंट में मेरे ट्रांसफ़र हो गया। अब कल को पता चलता है कि गलत क्लेम किया है तो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिफंड के केस में या किसी और खुद के रिफंड के लिए या किसी और पर्सन के लिए, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में भी अगर गलत रिफंड क्लेम कर लिया और लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो क्या कहलाएगा, असेसी। या फिर रिफंड रिसीव हो रहा है तो भी हम क्या कहलाएंगे, असेसी। ओके, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग किसी भी तरह की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्टार्ट हो गई तो वो पर्सन असेसी कहलाएगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सो सिंपल। बी पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डीम्ड असेसी, ये भी हमने बताया, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इनकम टैक्स के अंदर एज पर्सन आने की, बट हम किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो पर्सन असेसी है तो अब हम भी असेसी कहलाएंगे, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी असेसी कहलाता है। लास्ट पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, कोई टैक्स पे करने की लाइबिलिटी थी, टैक्स पे नहीं किया, असेसी इन डिफॉल्ट। ITR फाइल करने की ज़रूरत थी, नहीं किया, असेसी इन डिफॉल्ट। ITR 1 फाइल करना था, 2 फाइल कर दिया, असेसी इन डिफॉल्ट। ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया, असेसी इन डिफॉल्ट। कम इनकम करी, असेसी इन डिफॉल्ट। यानी अगर हमने किसी भी प्रोविजन में गलती कर दी हम असेसी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे और एज पर असेसी की डेफिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी थी, अब इसको देख लेते हैं। इनकम टैक्स पे जितने भी पर्सन हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो क्या है, असेसी। कोई सम ऑफ मनी या पेनल्टी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है असेसी। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, असेसी। रिफंड अमाउंट हो गया, असेसी। किसी और के रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, असेसी। डीम्ड असेसी, डिफ़ॉल्ट असेसी, यानी कि जितने भी टर्म्स है इसमें डिफाइन की गई है, अगर हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो हम असेसी है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम ये पॉइंट देखते हैं जिसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे यही लाइन एग्जाम में आएगी। एवरी असेसी इज अ पर्सन, ठीक है। अभी हमने देख लिया असेसी मीन्स अ पर्सन, यानी एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी, यानी
हर असेसी को पर्सन होना तो ज़रूरी है, लेकिन हर पर्सन का असेसी होना ज़रूरी नहीं, ये ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं भी पूछा जा रहा है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 पूछा गया, आपको ये लाइन लिख के ज़रूर से आनी है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, और आज हमने पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और 2 सबसेक्शन 7। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो तो बताएं। जय हिंद, जय भारत।